तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर। माय नेम इज वैभव तिवारी, आई एम फ्रॉम ट्रिपल आई टी सिटी। मेरा जेई रैंक था 39,000। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12, एटम्स। पहले हम लोग चैप्टर के नाम से चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ये चैप्टर है क्या, किस बारे में है और इसमें क्या अपने को देखने मिलेगा। तो अपने को नाम से ही समझ आ रहा है, एटम्स। काफी सारे लोग यहाँ पे एटम से फेमिलियर होंगे। ये जो है हमारे केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। थ्योरी लगभग सेम ही है, बस केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़े न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज है वो थोड़े डिफरेंट पुट किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो क्या थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे केमिस्ट्री में क्या वैल्यूज है और फिजिक्स में क्या वैल्यूज है। तो चैप्टर का नाम है एटम्स। एटम्स से हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए। कभी हमने कुछ हम लोग पेंट वाला ऑप्शन खोल लेते हैं अपने। तो एटम्स, कभी हमने एक आयरन का रॉड देखा है? ये रहा आयरन का रॉड। अगर से हम इसको जूम करेंगे, इस पोर्शन में अगर से हमने इसको जूम किया, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आयरन को जूम करेंगे अपन लोग, माइक्रोस्कोप से जूम करते जाएंगे हम लोग। एक पॉइंट आएगा जब हम इस पे बहुत ज्यादा एकदम मैक्स जूम कर लेंगे, तो हम क्या इसके छोटे छोटे पार्टिकल दिखने लगेंगे। ऐसे 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 ये पार्टिकल्स ऐसे अरेंज होते हैं। ये अपना आयरन रॉड है। एक्चुअली होता क्या, हम लोग इस जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसकी बात करने वाले हैं। इसका नाम है एटम। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एटम को किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। और जैसे कि मैं आपको एटम के एक बार ऊपर ऊपर एकदम नॉलेज देना चाहूँ, तो एक एटम बीच में होता है एक पार्टिकल, जिसके आजू बाजू कुछ कुछ पार्टिकल्स रिवॉल्व करते जाते हैं। तो मैं आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो ये जो रिवॉल्व करते हैं इसकी क्या स्पीड होती है, इस एटम की खुद की कुछ एनर्जी होती है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, ये सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, एटम्स। तो 12.1 इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। By the 19th century, enough evidences had accumulated in favor of atomic hypothesis of matter. In 1897, the experiments of electric discharge through gases carried out by English physicist J.J. Thomson. ये नाम आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये आपको हर बार सुनने मिलेगा। जे थॉमसन ये थोड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इन्हें काफी सारे रिसर्च के इस फील्ड में। 1856 और 1940 में इनका निधन हो गया। Revealed that atoms of different elements contain negatively charged constituent electrons that are identical for all atoms. जो जे थॉमसन था, इन्होंने कहा कि जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, इनमें कुछ क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। दैट आर आइडेंटिकल फॉर ऑल एटम्स। जैसे मैंने आपको बताया, ये आयरन का अपना पीस था, ये अलग अलग एटम है। इन एटम में उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो हर एटम में सेम होते हैं। हर इसमें मतलब इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन। तो therefore an atom must also contain some positive charge to neutralize the negative charge on the electron. तो उन्होंने ये कहा, जब नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ताकि को नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को एक पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, क्योंकि अपन जब देखते हैं इलेक्ट्रिक सॉरी आयरन की रॉड, तो उसमें तो कोई चार्ज नहीं होता, तो अपने को न्यूट्रल चाहिए। तो नेगेटिव तो उन्होंने बोल दिया कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव का है। तो इन्होंने कहा कि ये जो स्पीयर है, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके स्पीयर के सरफेस पर। तो ये था जे जे थॉमसन का कहना कि सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर, एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, कि उन्होंने अपनी डिस्कवरी के थ्रू बताया। बट व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, इन द अदर वर्ड्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम इज प्रपोज्ड बाय जे जे थॉमसन इन 1898। 1898 में उन्हें अपना पहला जो एटम था वो प्रपोज किया, ये वाला। मैं आपको थोड़ा पहले बता दी, ये उन्हें प्रपोज किया था कि जो नेगेटिव चार्ज हो स्फीयर के अंदर रहेंगे और पॉजिटिव चार्ज हो वो उसके सरफेस पे रहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम। जैसे मैंने बताया, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन। वाटरमेलन का बहुत अच्छा एग्जांपल लिया आपने, इनने। तो जैसे हमने देखा वाटरमेलन, उसमें जो सीड्स होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, वैसे ही नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस मॉडल वाज पिक्चर्सफुली कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन
एटम, इसका ये दूसरा नाम है जिसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम. So, however, subsequent studies on atoms as described in this chapter show that distribution of electrons and positive charges are very different from the that proposed in this model. तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो मॉडल इन्होंने दिया था, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऐसे होते करके, ये बिल्कुल डिफरेंट है जो कि रियल में होता है. क्योंकि उस टाइम पे उतनी स्टडी नहीं हुई थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से एक मॉडल दिया था जो आगे चल के पता चला गलत है. पर मानना पड़ेगा कि इन साइंटिस्ट ने उस जमाने में एक मॉडल प्रपोज करने की हिम्मत दिखाई थी और उसको काफी हद तक एक्सप्लेन किया था. पर कुछ उस क्वेश्चन अराइज किए थे जिसका आंसर वो नहीं दे पाए थे, इसलिए उनकी थ्योरी ड्रॉप कर दी गई थी एंड में. तो वी नो दैट condensed matter, solids and liquids and dense gases at all temperatures emit electromagnetic radiation in which a continuous distribution of several wavelengths is present, though with different intensities. Thus, radiation considered to be due to oscillation of atoms and molecules, governed by the interaction of each atoms and molecules with its neighbors. तो ये कह रहा है कि जब कंडेंस्ड मैटर जो होते हैं, मतलब एकदम ठंडे वाले जो होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड, एंड डेंस गैसेस एट ऑल टेम्परेचर. डेंस गैसेस मतलब जिससे पार्टिकल एकदम पास पास में होंगे उसको डेंस गैसेस बोला गया है. तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करते रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते रहते हैं. तो इन्होंने कहा है कि ये रेडिएशन कैसे आते हैं, जो अपने एटम होते हैं उनके ऑसिलेशन के कारण जो ये ऑसिलेट करते हैं, तो उसके कारण जो एनर्जी इमिट होती है, उसको इन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी इमिट हो रही है वही उसी के कारण हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट हो रही है इनके रोटेशन के कारण. इन कॉन्ट्रास्ट, लाइट इमिटेड फ्रॉम rarefied gases heated in the flame are or excited electrically in a glow tube such as familiar neon sign or mercury vapor. Light has only certain discrete wavelengths. The spectrum appears as a series of bright lines. In such gases, the average spacing between the atom is large. तो ये बता रहा है कि एटम्स के बीच में जो होता है स्पेस बड़ा होता है छोटा होता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि ये किस टाइप की रेडिएशन इमिट करेगी. यहाँ पर यही बताया गया है. इन द अर्ली 19th century it was also established that each element is associated with the characteristic spectrum of radiation. For example, hydrogen always gives the set of lines with fixed relative position between the lines. और धीरे धीरे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते जा रहे थे और यहाँ पे अभी हम लोग अर्ली 19th सेंचुरी में आ गए थे, मतलब जे थॉमसन के थोड़े से बाद. तो इन्होंने कहा कि जो ईच एलिमेंट इज एसोसिएट विद द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन. हर जो होता है एलिमेंट, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और वो अलग अलग रेडिएशन इमिट करता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी. तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और सब लोग अपने अपने थ्योरी देते जा रहे थे. पर जे थॉमसन ने जो दिया था उसको कंप्लीटली मना कर दिया गया था, डिस्कार्डेड. क्योंकि वो उनका कहना था कि ये जो है पॉजिटिव सीरीज यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे रहेंगे, तो अपना जो दूसरा वाला रहेगा वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव रिपल करेगा ना, हमेशा रिपल करेगा. तो क्या इसमें कभी इंटर बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी, तो ये वाला मॉडल उतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया था इस वजह से. तो दिस फैक्ट suggested an intimate relationship between the internal structure of an atom and the spectrum of radiation emitted by it. हाँ, तो ये वाला लाइन थोड़ा देखेंगे. Thus, fact suggested an intimate relationship between the internal structure of an atom and the spectrum of radiation emitted by it. तो जिस टाइप को वो रेडिएशन इमिट कर रहा है, जिस टाइप को वो रेडिएशन इमिट कर रहा है, इमिट, उससे हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी पता लगा सकते हैं. क्योंकि जिस टाइप के उसके अंदर एटम होगा उसी टाइप का वो रेडिएशन एमिट करेगा. तो इन 1885 जोहान जोकब बेलमर obtained a simple empirical formula which give wavelength of a group of lines emitted by a atomic hydrogen. ये इस टाइम पे 1885 पे कोई साइंटिस्ट है जोहान जेकोब बेलमर, उनने कुछ फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला जिससे वी कैन फाइंड द वेवलेंथ्स वेवलेंथ्स ऑफ इमिटेड radiations by hydrogen.
हाइड्रोजन से कौन से वेवलेंथ के गैसेस निकल रहे हैं, रेडिएशन निकल रहा है, वो उन्हें एक फॉर्मूले देते हैं, वो सब उससे कैलकुलेट हो जाता था। सिंस हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नोन, वी शैल कंसीडर इस स्पेक्ट्रम इन डिटेल इन दिस चैप्टर। तो हाइड्रोजन का ही क्यों दिया, इसका ये रीजन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन जो है सिंपलेस्ट एलिमेंट है। मतलब उसमें क्या है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है 1H1 मतलब उसका एटॉमिक वेट 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो मतलब उसमें जैसे कि जानते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो ये सिंपलेस्ट एलिमेंट है, तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना इजी था। तो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन के ऊपर ही हम लोग इस चैप्टर में ज्यादा बात करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग बाकी एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी ले पाएंगे। फिर जब अपने जे थॉमसन जी थे, उनके बाद आए रदरफोर्ड। एक नया साइंटिस्ट है, इनका नाम था रदरफोर्ड। इन्होंने काफी सिग्निफिकेंट रिसर्च किया था इस एरिया में। रदरफोर्ड, ये लिखा हुआ अर्ल्स रदरफोर्ड, a former research student at J.J. Thomson was engaged in experiment on alpha particles emitted by some radioactive element। जो रदरफोर्ड थे, ये जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। तो ये उन्हीं के साथ एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे। तो ये बता रहे हैं कि ये उनके साथ जो अल्फा पार्टिकल जो है, वो जिस टाइप का रेडिएशन इमिट करते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट में ये उनके साथ में थे। In 1906, he proposed a classic experiment of scattering of these alpha particles by atoms to investigate the atomic structure। तो इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट, ये जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे वाला एक्सपेरिमेंट, कि जो अल्फा पार्टिकल है, पार्टिकल्स जो इमिट करते हैं एटम्स से, उसके थ्रू हम उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा सकते हैं। ऐसा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। हम लोग आगे पढ़ते हैं उनने कैसे क्या किया था, ये सब आगे गिवन है। जैसे कि हम 12.2 में देख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। इनने भी अपने एक एटम को वो दिया था, स्ट्रक्चर, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज लेटर परफॉर्म्ड अराउंड 1911 बाय हांस गेजर एंड अर्स्ट मेडरसन, who was 20 years old student and not yet earned his bachelor's degree। The details are discussed in section 12.2। जैसे हमने कहा 12.2 में ये सब डिस्कस करेंगे, क्या था एक्सपेरिमेंट, कैसे किया था ये सब। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्ट लेड टू बर्थ ऑफ द फोर्थ प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। तो जो उन्होंने अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उससे एक नया मॉडल का जन्म हुआ था। रदरफोर्ड्स रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल क्यों गया बोला गया, या हम आगे देखेंगे। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल of the atom। According to this, the entire positive charge and the most of the mass of atom is concentrated in a small volume called nucleus, with electrons revolving around the nucleus just as planets revolve around the sun। जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उनका ये कहना था। जे थॉमसन का क्या था, एक अपना वाटरमेलन था, उसमें नेगेटिव चार्ज थे ऐसे ऐसे, और उसमें पॉजिटिव चार्ज उसके स्फीयर पे था। फिर जो अपने रदरफोर्ड आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो थ्योरी है थोड़ी गलत है। जो एक छोटा सा पार्टिकल होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, कंसंट्रेटेड एकदम। और जो उसका एक्चुअल मास होता है इसका एटम का, वो इसी में समाया होता है। ये बहुत ज्यादा भारी होता है, और इसके आजू बाजू जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं ऐसे, आजू बाजू अपने अपने पाथ पे। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल वाज मेजर सेट टुवर्ड्स हाउ वी सी द एटम टुडे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग अभी भी ऐसे ही फॉलो करते हैं। रदरफोर्ड ने जो उस टाइम पे मॉडल दिया था, उसी को हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स emit लाइट ऑफ ओनली डिस्क्रीट वेवलेंथ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये थ्योरी की ड्रॉप कर दी गई थी, क्योंकि दिस couldn't explain why atoms emit light of only discrete wavelengths। How could an atom as simple as hydrogen consisting of single electron and single proton। जैसे मैंने अभी अभी बताया था, हाइड्रोजन जो है सिंपलेस्ट एलिमेंट होता है, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है यहाँ पे सेंटर में, और इसके बाजू में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो घूमता रहता है। emit complex spectrum of
स्पेसिफिक वेवलेंथ जब बता रहा है कि एक प्रोटॉन है अपने पास और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इतने सारी वेवलेंथ्स की लाइट, सॉरी रेडिएशन और लाइट जो भी बोलेंगे, इसे कैसे इमिट कर सकता है, क्योंकि इस बात तो सिर्फ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो इसको एक ही टाइप का रेडिएशन इमिट करना पा रहा था। तो रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो उनकी थ्योरी को भी थोड़ा उस वक्त वो मना कर दिया गया था कि ऐसे नहीं हो सकता। इन द क्लासिकल पिक्चर ऑफ एन एटम, द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus much like the way planet revolves around the sun. However, we shall see that there are some serious difficulties in accepting such a model. इन्होंने बताया था कि सिंपली इन्हें अर्थ और सन को कंपेयर कर दिया था, जैसे सन होता है अपना, उसके आजू बाजू जैसे अर्थ घूमती है वैसे ही बीच में एक प्रोटॉन है जिसका एटम का सारा मास इस न्यूक्लियस में समाया हुआ है, मास और प्रोटॉन इसमें है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। तो ये रदरफोर्ड का कहना था, पर वो अपने इस एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इतने सारे वेवलेंथ्स की लाइट या फिर रेडिएशन कैसे इमिट कर पाएगा एक सिंपल पार्टिकल। तो ये था चैप्टर का इंट्रो। ओके, तो पहले आपने जे थॉमसन किया है, उन्होंने ये वाला स्ट्रक्चर दिया। फिर रदरफोर्ड है, उन्होंने कहा कि बीच में एक प्रोटॉन होता है जिसमें बहुत सारा प्रोटॉन समाया होता है अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसके आजू बाजू ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते जाता है। तो इनका ड्रॉबैक ये था रदरफोर्ड का कि सिंपल एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन हो गया, वो इतने सारी वेवलेंथ की रेडिएशन कैसे इमिट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि इनकी थ्योरी को कैसे माना गया, और आज भी हम रदरफोर्ड का मॉडल को फॉलो करते हैं, ये सब आगे की मैंने चैप्टर में। तो 12.2 एटम, हम लोग इस मॉडल में पढ़ने वाले हैं। इसको जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम भी कहा जा रहा है। सजेशन ऑफ थॉमस रदरफोर्ड इन 1911, H. Geiger and E. Marsden performed some experiments. In one of their experiments, as shown, figure 12.1, they directed beam of 5.5 megavolt alpha particles emitted from a radius bismuth at a thin metal foil। तो ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ ऐसा था कि ये अपनी एक स्क्रीन थी जहां पे अपने को फुलरेंस, मतलब फुलरेंस को इस इजी भाषा में समझे तो यहाँ पे जब पार्टिकल यहाँ पे टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, लाइट जनरेट होगी। जैसे पत्थर से पत्थर टकराने पर जब लाइट इमिट होती है, वैसे यहाँ पे जब पार्टिकल टकराएंगे छोटे मोटे भी, तो यहाँ पे लाइट जनरेट होगी। तो यहाँ से हमने अल्फा पार्टिकल्स इमिट किया इस डायरेक्शन में ऐसे, और यहाँ पे गोल्ड फॉइल रखी हुई थी जिसके ऊपर वो पार्टिकल बम्बार्ड कर रहे थे। तो इस पे पार्टिकल जो थे आएंगे और फिर पार्टिकल इससे टकरा के इधर 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 ऐसे चले जाएंगे। तो इस ये था उसका कहते हैं एक्सपेरिमेंट। तो पढ़ते हैं इस एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन निकला, क्या था इसमें। तो एक रेडियो के सोर्स से अपन लोगों ने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया इस गोल्ड फॉइल पे। अल्फा पार्टिकल्स emitted by a radioactive source were collimated into a narrow beam by their passage through the lead rays, जैसे कि मैंने कहा। The beam was allowed to fall on a thin foil of gold thickness 2.1 into 10 to the power of 7 मीटर। इतनी पतली गोल्ड फॉइल थी, मतलब बहुत ही पतली थी गोल्ड फॉइल। इतनी पतली की देखिए यहाँ पे 2.1 into 10 to the power of -7 मीटर। The scattered alpha particles were observed through a rotatable detector consisting of zinc sulfide screen and a microscope। जो जो स्क्रीन थी इसका मटेरियल था, ये थोड़ा क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं, जिंक सल्फाइड। ये इसकी इसलिए थी ताकि छोटे से भी पार्टिकल जब इससे आके टकराए तो यहाँ पे लाइट इमिट हो। द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल ऑन स्ट्राइकिंग दिस स्क्रीन
प्रोड्यूस ब्रीफ लाइट फ्लैशेस ऑन। हाँ, तो जैसे मैंने कहा ये ब्रीफ लाइट फ्लैशेस करेंगे जब यहाँ पे टकराएंगे, दिस फ्लैशेस मे बी viewed थ्रू अ माइक्रोस्कोप एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स मे बी स्टडीड एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस फ्लैशेस मे बी viewed थ्रू अ माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे यहाँ पे जो लाइट जनरेट हो रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो है वो किसी फॉर्मूला से हम लोग पता कर सकते हैं कि किस एंगल पे कितने पार्टिकल्स टकरा रहे हैं। तो जैसे ये 12.2 है, ये अपने अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है, यहाँ से पार्टिकल्स जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल है, इससे टकरा है, और फिर जो अल्फा पार्टिकल्स है इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो ये अपना डिटेक्टर है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे हम लोग जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। A typical graph of the total number of alpha particles scattered at different angles in a given interval of time, as shown in figure 12.3. The dots in this figure represents the data points, and solid curve is the theoretical prediction based on the assumption that the target atom has a small, dense, positively charged nucleus. Many of the alpha particles pass through the foil. It means that they do not suffer any collisions. तो यहाँ पे अब हम लोग धीरे धीरे कुछ कंक्लूजन पे आ रहे थे कि जो अपना एटम है, रदरफोर्ड ने कहा था कि बीच में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये एकदम कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो ये थोड़ा भारी होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स इसके आजू बाजू मूव करते रहते हैं। ये अपने रदरफोर्ड ने कहा था, और फिर इसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके बाद हुआ था ये वाला गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है कि जब पार्टिकल आ रहे थे, अल्फा पार्टिकल काफी सारे अल्फा पार्टिकल्स पास कर जा रहे थे, बहुत ही कम जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्कैटर कर रहे थे। अब ये जैसे कि एक फिगर में देखे, वही पार्टिकल स्कैटर करेंगे जो न्यूक्लियस पे टकराएंगे, कि बाकी स्पेस तो हॉलो है तो क्या पास कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इससे टकरा के कर सकता है, पर यहाँ पे जो है बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन से टकराए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी खाली स्पेस है, काफी सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो पास कर पाए जाते हैं। और जो अपना जो ये न्यूक्लियस है इससे जब टकरा रहे थे तो स्कैटर कर रहे थे। तो यहाँ पे लिखा है कि ओनली अबाउट 0.14% of incident alpha particles is scattered by more than 1%, and about 1 in 8,000 reflected by more than 90 degrees। तो ये बता रहा है, फिगर बता रहा है कि बहुत बहुत कम जो है वो ऐसे ऐसे गए थे, बाकी सारे के सारे पार्टिकल्स पास कर रहे। Rutherford argued that to deflect the alpha particles backward, it must experience a large repulsive force. This force could be provided if the greater part of the mass of the atom and its positive charge was concentrated tightly at its center। तो ये बता रहा है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जाके ऐसे तभी आएगा जब यहाँ पे बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव चार्ज। तो ये थ्योरी प्रूव कर रही थी कि बीच में जो है अपना एक पॉजिटिव चार्ज का एक सर्कल होता है, कंसंट्रेटेड सर्कल, जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इसमें रिपल्शन जो है होता है बहुत ज्यादा ही होता है। तो ये ऐसे जाके टकरा के तभी वापस आएगा जब यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज। तो ये थ्योरी धीरे धीरे जे जे थॉमसन, सॉरी, रदरफोर्ड मॉडल को सपोर्ट करती जा रही थी कि हाँ बीच में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पूरा हॉलो होता है। ये जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है ये सपोर्ट कर रहा था रदरफोर्ड की थ्योरी को। Then the incoming alpha particle could get very close to the positive charge without penetrating it, and such a close encounter would result in a large reflection. This agreement supported the hypothesis of nuclear atom. जैसे मैंने बताया, this supported the hypothesis of nuclear atom. This is why Rutherford is credited with the discovery of nucleus. रदरफोर्ड को क्रेडिट किया गया डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो उन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी थी। न्यूक्लियस होता है अपने बीच वाला एटम जिसमें बहुत सारा मास होता है और बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि जे जे थॉमसन ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, उन्होंने तो बस अपनी एक बेसिक थ्योरी दे दी थी, बीच में नेगेटिव चार्ज और बाद में पॉजिटिव चार्ज। पर रदरफोर्ड ने इसको थोड़ा डीप में स्टडी किया, और फिर इनका ये अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट भी इसको थोड़ा सपोर्ट कर रहा था, तो इनको थोड़ा सम्मान मिला उस टाइम पे। The Rutherford's nuclear model of the atom, the entire positive charge and the most of the mass of the atom are concentrated in the nucleus with the electrons some distance away। जैसे कि मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन
थोड़ा आजू बाजू रिवॉल्व करते रहते हैं. The electrons would be moving in orbit about the nucleus just as the planet do around the sun. Rutherford's experiment suggested the size of the nucleus to be about 10 to the power of minus 15 meter to 10 to the power of minus 14 meter. From kinetic theory, the size of an atom was known to be 10 to the power of minus 10 meter, about 10,000 to 100,000 times larger than the size of nucleus. तो रदरफोर्ड ने कहा था कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 to the power of minus 15 to 10 to the power of minus 14 meter. From kinetic theory, the size of an atom was known to be 10 to the power of minus. ये जो था अपना, ये न्यूक्लियस का साइज था, और ये था अपने एटम का साइज था. जो तो देखेंगे हम यहाँ पे तो 10,000 से 1 लाख टाइम्स जो था अपना एटम जो था, वो न्यूक्लियस साइज से बड़ा था, मतलब 10,000 के 1 लाख टाइम्स. Thus, the electron would seem to be at a distance from nucleus of about 10,000 to 100,000 times the size of nucleus itself. तो this shows कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है वो यहाँ से बहुत ही दूर पे है. मतलब जो इसका साइज है, जो इसका रेडियस है इस न्यूक्लियस का, उससे काफी दूर पे है. मतलब इसका रेडियस कंपेयर करेंगे और इस न्यूक्लियस का रेडियस कंपेयर करेंगे तो 10,000 से 1 लाख के फैक्टर से वेरी कर रहा है. thus most of an atom is an empty space. तो यहाँ से हमको पता चला कि ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस. तो ये जो पूरा एटम इतना बड़ा, ये पूरा हॉलो ही है इससे, क्योंकि इसका पूरा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है. तो यहाँ पे इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो उनसे ज्यादा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इतने बड़े स्फीयर में अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पा रहा था. However, when alpha particles comes near to a nucleus, the intense electric field there scatters it through a large angle. जैसे कि अभी हमने बात किया था, अल्फा पार्टिकल जैसे न्यूक्लियस के पास आ रहा था तो लार्ज एंगल से डेविएट कर रहा था. द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स बीइंग सो लाइट डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट द अल्फा पार्टिकल. तो यहाँ से पता चलता है कि अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा लाइट थे और उनकी एनर्जी बहुत कम थी विथ रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन एक साथ है. तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स को ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही थी. तो इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन पावर बहुत कम है, क्योंकि वो एक ही है ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन एक साथ है. तो ये पूरा डिफ्लेक्ट कर पा रहा था, ये उतना डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा था इलेक्ट्रॉन. तो द स्कैटरिंग डाटा शोन इन फिगर 12.3. मेरा अपना 12.3 तो ग्राफ थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं क्या लिखा है इसमें. ये नीचे में एंगल गिवन है, 0 एंगल पे 20, 40 ऐसे करके 180, और ये सब ग्राफ है. मतलब कुछ जो पार्टिकल्स है अल्फा के, वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं करता, मतलब वो हॉलो एरिया से ऐसे ऐसे पास करे काफी सारे. कुछ 20 डिग्री पे मूव करे, मतलब जो इससे थोड़े से पास से गया हुआ वो ऐसे मूव कर गया हुआ, जो ऐसे गया ऐसे, जो थोड़े इसके पास से गया हुआ ऐसे मूव कर गया हुआ थोड़ा ज्यादा. तो ये सब दिखा रहा है कि ऐसे ग्राफ जो बहुत ही कम पार्टिकल थे वो 180 डिग्री पे वापस गए थे, जो बिल्कुल इसके सेंटर से टकराए होंगे ना, वो वापस हो गए होंगे एकदम 180 डिग्री. ये अपना 12.3 बता रहा है. As the gold foil is very thin, it can be assumed that the alpha particles will suffer not more than one scattering during their passes through it. Therefore, computation of the trajectory of an alpha particle expected by a single nucleus is enough. Alpha particles are nuclei of helium atoms and therefore carries 2 units electron of positive charge and have a mass of helium. The charge of gold nucleus is Z, where Z is the atomic number of the atom. For gold, it is 79. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उस पे किसी एटम में. Since the nucleus of a gold is about 50 times heavier than the alpha particle, ये अल्फा पार्टिकल जो होता है वो He के He से बनता है अपना अल्फा पार्टिकल. तो इसमें होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और इसमें अपने गोल्ड में होता है 79 प्रोटॉन.
तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन 79 के पास जाएगा तो इसको बहुत बड़ा रिपल्शन मिलेगा और ये इसको डेविएट कर देगा. It is reasonable to assume that the remains stationary throughout the scattering process. Under this assumption, the second law of motion and the Coulomb's law of electrostatic force of repulsion between the alpha particle and the positive charge nucleus. ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लॉ इस मॉडल को सपोर्ट कर रहे थे कि जब दो पॉजिटिव चार्ज साथ में आते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होता है. तो जैसे अपना ये था अपना अल्फा पार्टिकल और ये था अपना 79 इलेक्ट्रॉन्स गोल्ड पार्टिकल. तो ये दोनों जब पास में आएंगे तो इसमें बहुत सारे रिपल्सन होगा. तो ये सब थियरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी. अब यहाँ पे थोड़ा एक इम्पोर्टेंट लिखा है. फोर्स. फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन टू इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई जेड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर. अब ये फॉर्मूला क्या है? ये बता रहा है फॉर्मूला कि जब अल्फा पार्टिकल जो थे अपने, वो जब गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के पास गए तो उनको कितना फोर्स मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सपीरियंस हुआ. तो अपने यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस समथिंग. और जेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे गोल्ड का जेड आएगा जो कि होगा 79 इलेक्ट्रॉन. और आर स्क्वायर होगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कि वो कितने दूर से पास किया था. तो इस फॉर्मूले से हम लोग को पता चला कि कितने उसको मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सपीरियंस हुआ था जब उसके पास से वो पास किया था. तो अपन आ गया 12.2.1 पे. ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम. तो अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे 12.1 में. तो 12.2.1 अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री. जब अपने अल्फा पार्टिकल ऐसे बम्बार्ड किया इसके ऊपर, न्यूक्लियस को थोड़ा और से जूम करके देखे तो इसको न्यूक्लियस बोल देते हैं हम लोग. अभी हम लोग ने इसको जूम किया तो इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है कंसंट्रेटेड. बहुत सारा जूम किया हमने इसको. तो ऐसे ऐसे ये अल्फा पार्टिकल आने वाले हैं अभी. तो ये जो आएगा सबसे मिडिल में जो आएगा ये 180 डिग्री पे डेविएट कर जाएगा. ऐसे बहुत ही कम पार्टिकल होंगे जो 180 डिग्री पे डेविएट करेंगे. ये तीन जो है ये पार्टिकल 180 डिग्री पे डेविएट. ये जो अपना पार्टिकल है सबसे ऊपर वाला, ये थोड़ा ऐसे करके निकल लेगा. ये जो सबसे बाजू वाला वो ऐसे करके निकलेगा थोड़ा. ये जो है ये ऐसे करके निकलेगा. कोई ऐसे आएगा. फिर ऐसे ऐसे जो है एंगल इसका इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे इसके पास से जाएंगे. कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई पार्टिकल ऐसे निकलेगा और कोई ऐसे, दोनों साइड. तो ऐसे पार्टिकल डेविएट कर रहे थे. तो सिंपली यहाँ पे यही पूरे पैरा में ये लिखा हुआ है. The trajectory traced by an alpha particle depends on the impact parameter p of collision. The impact parameter is the perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus. Given beam of alpha particles has a distribution of impact parameters b so that the beam is scattering in various directions with different probabilities. In the beam, all particles have nearly same kinetic. तो अल्फा पार्टिकल जो है सब में सेम ही काइनेटिक एनर्जी थी ये बता रहे हैं. इट इज सीन दैट एन अल्फा पार्टिकल क्लोज टू द न्यूक्लियस suffers less scattering in case of head-on collision. The impact parameter is minimum and the alpha particle rebounds back to theta is equal to pi. ये जो मैंने आपको अभी समझाया डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे वही वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है. तो थ्योरी में ज्यादा नहीं घुसेंगे. The fact that only a small fraction of the number of incident particles rebound back indicates that the number of alpha particles undergoing head-on collision is small. जैसे मैंने बताया कि सिर्फ कुछ ही पार्टिकल थे जो 180 डिग्री पे वापस हो रहे थे. बाकी सब जो थे स्कैटर कर रहे थे इधर उधर. This in turn implies that the mass of positive charge of an atom is concentrated, जैसे ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया, in a small volume. Therefore, scattering therefore is a powerful way to determine an upper limit of the size of nucleus. तो ये theoretically आपने डायग्राम से समझा. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया. In a Rutherford's nuclear model of an atom, the nucleus का जो रेडियस है वो है 10 to the power of -15 मीटर. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस.
is energy equals to the sun about the electron move in the orbit of 10 to the power of minus 10 मीटर। ये क्या रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन है किससे, न्यूक्लियस से। Like Earth orbits around the sun, if the dimension of the solar system had the same proportion as those of the atom, would the Earth be closer to or farther away from the sun than actually it is? The radius of the Earth's orbit is about 10 to the 1.5 into 10 to the power of 11 मीटर, और रेडियस ऑफ द सन इज, मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हम लोग को न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को जो है अपने को सन और अर्थ से कंपेयर करना है। तो ये था अपना रेडियस ऑफ अर्थ, और ये था अपना रेडियस ऑफ सन। तो सिंपली हमको यहाँ पे दोनों को कंपेयर करना है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे रेशियो अपने पास पता चलेगा इलेक्ट्रॉन्स आर्बिट का, ये हो जाएगा अपना 10 into 10 to the power of -10 अपॉन 10 to the power of -15 मीटर, कि इतने एरिया में अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है। और सेम रिलेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ सन के ऊपर। तो ये हो जाएगा 10 to the power of, सॉरी 1.5, 10 to the power of 11, ऊपर में आ जाएगा अपने पास 7 into 10 to the power of 8। तो इस रिलेशन से अपने पास स्टार्ट आएगा 10 to the power of 5, और इस रिलेशन से आएगा कुछ कुछ आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली ले ले तो 10 to the power of 3 के टर्म्स में आएगा, ये अप्रोक्स है। तो यहाँ से हम लोग पता चल रहा है कि that the atom contains a much greater fraction of empty space than our solar system does। यहाँ पे 10 to the power of 5 के फैक्टर में आ रहा है, यहाँ पे 10 to the power of 3 के फैक्टर में आ रहा है। तो जो अपना एटम है इसमें खाली स्पेस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी अर्थ एंड सन। ये था इस क्वेश्चन में। तो एग्जांपल 12.2, इन this experiment, what is the distance of the closest approach to the nucleus of a 7.7 megavolts of alpha particle before it comes momentarily to rest and reverse its direction। पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब जब अल्फा पार्टिकल आ रहा था ये इस न्यूक्लियस के कितना पास गया होगा कि यहाँ पे उसका एकदम जो काइनेटिक एनर्जी था वो जीरो हो गया और फिर इसका डायरेक्शन रिवर्स कर गया। तो ये इसके बीच का अपने को डिस्टेंस निकालना है कि वो डिस्टेंस कितना छोटा है। तो हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/4। तो ये कब स्टॉप कर जाएगा, जब इन दोनों के बीच की जो है क्या, एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्योंकि जिस एनर्जी से आ रहा था, जब इन दोनों के बीच की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जब इन दोनों के बीच की वो पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी पूरी की पूरी, तो जब तब जाके इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो अपने को यही ट्रांसफर निकालना है। तो इस एनर्जी से अपने पास इस बीच के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला है 1/4 I epsilon नॉट टू इलेक्ट्रॉन z ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन d। तो यहाँ पे आ जाएगा 2z E² अपॉन 4 पाई डी। तो डी का यहाँ से अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, ये जो है ई नहीं लेते, ये की अपनी एनर्जी ले लेते हैं पोटेंशियल वाली जो। तो यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा 2z E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के। अब दूसरी वाली एनर्जी निकालेंगे, कौन सी, काइनेटिक वाली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स
तो अपने पास इसकी वैल्यू गिवन है 1.2 इंटू 10 to the power of -12 जूल। ये 7.7 मेगा वोल्ट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो ये जूल में इसका वैल्यू कितना आता है। फिर यहाँ पे गिवन है 1/4 पाई का वैल्यू होता है 9 into 10 to the power of 9। और फिर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी अपने को पता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज की वैल्यू 1.6 into 10 to the power of -19। और यहाँ पे तो जेड है, इसकी वैल्यू अपन को 79 ली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गोल्ड के साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पूरी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, तो डी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3.84 इंटू 10 to the power of -16। तो जेड का वैल्यू आप अपन लोग रखेंगे 79, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 3 into 10 to the power of -14 मीटर। तो ये जो वैल्यू आई है, ये हुई अपनी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब जो अपने अल्फा पार्टिकल है और जो अपना न्यूक्लियस है, उसके बीच में मिनिमम इतना डिस्टेंस हुआ था, फिर इसके बाद से बाउंस बैक किया। तो ये हम लोग ने अभी थ्योरेटिकली प्रूव किया। कैसे? एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन वाले फॉर्मूले से, कि जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती है। तो अपन ने लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो अपने पास एनर्जी गिवन थी, तो अपन ने वहां से डी निकाला। तो आगे हम लोग 12.2.2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स पे। The Rutherford nuclear model of an atom, which involves classical concepts, pictures the atom as an electrically neutral sphere consisting of very small, massive, and positively charged nucleus at the center, surrounded by revolving electrons in their respective dynamically stable orbit. The electrostatic force of attraction between the revolving electrons and nucleus provides the requisite centripetal force Fc to keep them in orbit. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज, इसको ऐसे ले लेता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये बता रहा है कि इन दोनों की जब फोर्स का अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू, जो ये घूम रहा है इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसे घूमने के कारण एक फोर्स जनरेट होएगा ये बाहर की तरफ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है और जो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल वाला है, वो इक्वल होंगे, तभी ये जो है अपनी ऑर्बिट पे घूमता रहेगा। नहीं तो फिर ये अर्थ ये कम ज्यादा हुआ तो तभी ये इसमें अट्रैक्ट होकर इसमें समा जाएगा या फिर ये बाहर चले जाएगा। तो इन दोनों को इक्वल रहना पड़ता है, ताकि अपनी ऑर्बिट पे हमेशा यूनिफॉर्मली रोटेट करता जाए। तो यहाँ पे ये लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। तो इसका फॉर्मूला अपन ने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, mv² बाय r। और इसका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई स्क्वायर कहाँ से आया? ई स्क्वायर आया एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच का चार्ज, और आर स्क्वायर है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट होने वाला है, आर इज इक्वल टू E² बाय 4 पाई एप्सिलॉन एम वी स्क्वायर। जब अपने पास मास ऑफ एन पार्टिकल गिवन रहेगा और उसकी वेलोसिटी गिवन रहेगी, किस वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है, मास ऑफ एन किसका? इलेक्ट्रॉन। और ये कितना है, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो हम लोग बता सकते हैं कि वो कितनी दूरी से है, किससे? न्यूक्लियस से। ये रिलेशन से यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होगा, यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होगा, और ये सब तो कांस्टेंट है। तो इसकी जो वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, अगर हमको ये पता चल जाता है, हम उस न्यूक्लियस और उसके बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला है, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम्स आर। ये बता रहे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ये होएगा E² बाय 8 पाई एप्सिलॉन आर। ये होगी अपनी काइनेटिक एनर्जी।
और पोटेंशियल एनर्जी होगी नेगेटिव ऑफ ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला गया, जो कि रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सब यहाँ पे कांस्टेंट है। कि रेडियस उसका जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है, उससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है सम ऑफ टोटल एनर्जी टी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी उतनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे इन दोनों को, तो वो आ जाएगी माइनस ऑफ ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन आर। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन अभी आ गए, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, और अपना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा था, ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन आर और ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर। और अपन ने एक और रिलेशन यहाँ पे निकाला था कि जब अपने को उसका वेलोसिटी पता है तो हम लोग उसका आर पता कर सकते थे कि उसका आर कितना होगा। तो ये एक और एग्जाम्पल 12.3, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, क्या है एनर्जी, is required to separate a hydrogen atom into a proton and an electron. Compute the orbital radius and the velocity of the electron in a hydrogen atom. ये बता रहा है कि इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? जो हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन को अलग करने की, मतलब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिंपली ऐसा अलग लैंग्वेज में गिवन है। तो ये बोल रहा है हमको पता करना है कि उनके बीच का जो रेडियस है, जो ऑर्बिटल रेडियस होता है वो कितना है, और वो इलेक्ट्रॉन का जो मूव करने का वेलोसिटी है वो कितना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन। तो हम लोग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपने जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो 13.6, सॉरी 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 to the power of -19, तो ये आ जाएगा अपने जूल में। तो ये आ जाएगा -2.2 इंटू 10 to the power of -18 जूल। ये क्या हो गई अपनी एनर्जी दोनों के बीच की। तो अपने पास एक रिलेशन था, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन आर। इज इक्वल टू ये वाली एनर्जी, क्योंकि पूरी एनर्जी अपने पास अभी काइनेटिक वाली है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2.2 इंटू 10 to the power -18। तो यहाँ से हम लोग आर फाइंड कर रहे हैं कि बाकी सब कांस्टेंट है। आर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, सॉल्व करने से। ये सब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी गई है, मैं फिर से पुट नहीं करूंगा। तो 5.3 इंटू 10 to the power of -11 मीटर। ये क्या आ गई अपनी रेडियस, किसकी, ऑर्बिटल रेडियस, जिसमें अपना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो ये आर हो गया अपना डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो the velocity of the revolving electron can be computed from the equation with this। अभी ये फॉर्मूला आपके पास कहाँ से आया, तो थोड़ा ऊपर जाएंगे यहाँ से। ये जो अपने फॉर्मूला निकाला था आर इज इक्वल टू, तो यहाँ से वी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी ई बाय रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन एम आर। तो यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट कर देंगे। अभी अपने पास आर की भी वैल्यू है, ये रही 5.3 इंटू 10 to the power -11। तो वेलोसिटी आ जाएगी 2.2 इंटू 10 to the power of 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई अपनी वेलोसिटी और रेडियस। तो ये हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे 12.3 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें हम लोग को पता लगा कि
जो वेवलेंथ है वो कैसे कैसे वेवलेंथ की जो रेडिएशन वो इमिट करता है कोई पार्टिकल। और उसके बाद आप लोग 12.4 स्टार्ट करें बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जो बोर थे उनने भी अपने एक एंड वाला मॉडल दिए थे। अभी हम लोग ने जेजे थॉमसन का मॉडल पढ़ा है और रदरफोर्ड का पढ़ा है। अब जो एक फाइनल वाला होगा वो आएगा एक बोर मॉडल। तो उसमें पढ़ेंगे कि उसमें और रदरफोर्ड वाले में क्या डिफरेंस था। तो ये आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने रदरफोर्ड थॉमसन का मॉडल पढ़ा और कुछ एग्जांपल्स आती हैं। तो थैंक यू एवरीवन। बाय। हैव अ नाइस डे।